नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शक गुप्ता। भारत के अंदर चौथे चरण के चुनाव हो चुके हैं और आगे भी चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई है। हर चरण के बाद भारत के अंदर एक नई डिस्कशन शुरू हो जाती है, एक नया नारा शुरू हो जाता है, एक नई बात शुरू होती है। चौथे चरण तक पहुंचते पहुंचते भारत के चुनावों में पाकिस्तान और पीओजे आ गया। पीओजे के लेने की बात आई, पीओजे के हम लेके रहेंगे, और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है उन्होंने भी ऐसा बयान दे दिया कि आप ले ही नहीं सकते। पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं, उनके पास परमाणु बम है, किस तरह आप ले सकते हैं, अभी तक लिया क्यों नहीं है। मतलब क्या स्थिति है पीओजे की। चुनाव जो है भारत में हो रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की हो रही है, ये तो पार्टियां कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसे हम पीओजे के कहते हैं, जो कहते हैं बार बार कि हमारा हिस्सा है, हमारा पार्ट है, उसे लेके रहेंगे, वहां भी बगावत शुरू हो गई है। लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं और मजेदार बात यह है कि पीओजे के कभी कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा रहा ही नहीं, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है पाकिस्तान में कि वो पाकिस्तान उसे आजाद कश्मीर के नाम से जानता है। पाकिस्तान का वो आजाद कश्मीर जिसे वो कहता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन अपना है, वहां क्या प्राइम मिनिस्टर अपना है। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम उसे अपना हिस्सा मान रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है। जनता भी चाहती है भारत के साथ मिले और भारत भी चाहता है हमारे साथ मिले, फिर क्या दिक्कत आ रही है वहां पे। ये सब जानकारी लेंगे। हमारे साथ है ब्रिगेडियर विजय सागर दीवान साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डॉक्टर साहब, अजीब सी सिचुएशन बनी है। चुनावों के दिनों में पाकिस्तान पीओजे की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पीओजे के भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा तो है ही नहीं है। अब तो उसको चाइनीज उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है पाकिस्तान से। देखिए, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि पीओजे के जो है वो भारत का हिस्सा है, क्योंकि वो जो जम्मू कश्मीर रियासत जो महाराजा गुलाब सिंह और जनरल जोरावर सिंह और उनके वंशजों ने बनाई, वो सारी रियासत जो है वो महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भारत के साथ विलय किया, तो वो भारत का ही हिस्सा है, भारत का मुकुट है। और भारत का मुकुट इन्हीं लोगों ने, जिनके मैंने नाम लिया, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, उन्होंने बनाया। अभी मैं पहले आपने भी मेंशन किया कि मैं बड़ा हैरान हूं कि आज पॉलिटिकल डिस्कशन किस लेवल पे जा रही है। ये जो ऑपोजिशन के लोग हैं, स्पेशली इंडिया ब्लॉक के, ये क्यों कह रहे हैं कि इसमें कुछ खराबी है। 94 में जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, वो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन नहीं थी, इन्हीं की गवर्नमेंट थी। इन्होंने सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में पास किया था ये रेजोल्यूशन। तब ये लोग पॉलिटिशियंस भी पार्लियामेंट में थे, जिनके आपने नाम लिए, इन्होंने भी फेवर किया। तो उसके बाद जब आज सिचुएशन यह आ जाती है तो आप डरा रहे हैं कि उन्होंने चूड़ियां पहन रखी हैं, उनके पास एटम बॉम्ब है, मींस कि आप इंडियन आर्मी की जो आर्म फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गलत बात है। और यहां मैं इनको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं कहती कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा है। उसके कई कारण हैं, परंतु वो बाद में बात कर सकते हैं। परंतु अगर वो कहते ही नहीं और हम कहते हैं तो वो तो हमारा हिस्सा हुआ ना। अब वहां पे कब्जा पाकिस्तान का है। अब ये कब्जा कैसे आया? 1947 में जब इंडियन आर्मी ने आके उनको पाकिस्तानी रेडर्स को कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, अबेटेड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, उनको खदेड़ना शुरू किया, तो उनको क्यों रोका गया? जोजिला के बाद अगर वो सिर्फ रोल डाउन करते, वहां पे पाकिस्तानी ट्रूप्स थे ही नहीं। सारा का सारा गिलगित बाल्टिस्तान खाली जाके अब माइनस स्कर्मिशेस से होते होते इंडिया के पास होता। पीओजे के कैसे बना? जो आज की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे जाकर के इनको रोक दिया गया। और रोक दिया गया कि मीन्स उनको ऑर्डर्स दिए गए कि आप आगे नहीं जा सकते। अब हुआ क्या कि ब्रिटिश कंट्रोल था, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, वाइस रॉय ब्रिटिश थे, आर्मी चीफ ब्रिटिश थे, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ब्रिटिश थे, जम्मू कश्मीर के जो हेड थे आर्मी के वो भी ब्रिटिश थे, पुलिस वाले भी ब्रिटिश थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनकी वाइफ भी ब्रिटिश थी। तो सारों ने मिलकर के उनको बोला कि हमारे जनरलों को बोला कि आप इसके आगे नहीं जाएंगे। अभी सीज फायर नहीं हुआ है,
और उसके बीच में एक बारी वो 4-5 दिन के लिए शायद माउंटबेटन जाते हैं वापस इंग्लैंड में, एब्सेंट नहीं थे, एब्सेंट थे इंडिया से। तो हमारे जनरल साहब ने कर लिया, इसलिए आज पुंछ हमारे पास है, नहीं तो पुंछ पूरा का पूरा पाकिस्तान के पास होता। तो वो क्या मजबूरी थी, वो नेहरू जी की और शेख अब्दुल्ला की मजबूरी थी कि बाउंड्री यहाँ रोकिए, क्योंकि इन मुसलमानों के ऊपर हमारा कंट्रोल है, और अगर कंट्रोल चला गया, बाकी लोग आगे, तो शेख अब्दुल्ला के लीडर नहीं रहेंगे। ये नेहरू जी की गलती थी। तो उस वजह से कश्मीरी स्पीकिंग एरिया था वहां तक उन्होंने बिल्कुल रोक दिया, कश्मीरी स्पीकिंग रखा। और जम्मू से भी जो जम्मू के मुस्लिम लीडर्स थे जो उस वक्त शायद जेल में थे, एंटी महाराजा थोड़ी बहुत जो चल रही थी लेफ्टिस्ट मूवमेंट, उनको भी भगा दिया। और मेरे पास सबूत है, केडी सेठी जम्मू के बड़े मशहूर साहित्यकार रहे हैं, सीनियर सिटीजन रहे हैं, लीडर रहे हैं, उनके अभी उनका डेथ हो गई है उनकी। उन्होंने मुझे बताया, उनकी किताब में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने बोला जाके उनको, भैया अब शेख अब्दुल्ला अगर आ रहा है पावर में तो आप उनके साथ मिलिए ना मुसलमानों को, बस शेख अब्दुल्ला ने भगाओ इनको। और वो चले गए, चौधरी गुलाम अब्बास और 2-4 नाम और हैं याद है ना, इब्राहिम वगैरह, उनको भगा दिया गया ताकि शेख अब्दुल्ला साहब की हुकूमत रहे, और पीओजे बन गया। और मजेदार बात यह है कि आज पीओजे के लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर बात करते हैं, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे उनसे बात होती है, और वो साफ कहते हैं कि हम चाहते हैं कि वो, बल्कि हमें बोलते हैं कि आप इंडिया की साइड क्यों लेते हो, हमें तो इंडिपेंडेंट J&K स्टेट चाहिए, महाराजा जो बनाई थी। और वो अपना नाम वो डोगरा इम्तियाज, हालांकि मुस्लिम है, नाम होता है डोगरा इम्तियाज अली, डोगरा मोहम्मद हुसैन, डोगरा वसीम रजा। तो इस किस्म के नाम है उनके रखे हुए। उनकी पूरी जो है वो एफिनिटी इंडिया के साथ है, क्योंकि पिछले 75 साल में उनको समझ आ गई है कि हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी जो लेटेस्ट 14th अमेंडमेंट उन्होंने करी है इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके मुताबिक उन्होंने गवर्निंग काउंसिल बनाई है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल है, पार्लियामेंट है, सब कुछ है, पर एक काउंसिल और चाहिए जिसके बिना कोई डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। उसका क्या कॉम्पोजिशन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ POJK एंड 2 मिनिस्टर्स, 3 बंदे उनके पार्ट होंगे, 3 पाकिस्तान नॉमिनेट करेगा अपने यहां से, और इनका हेड जो होगा प्राइम मिनिस्टर। बस 7 की काउंसिल में 4 वो, 3 ये। इसका मतलब कोई डिसीजन इनका जो मर्जी से लेना वो नहीं ले सकते। अब उनकी क्या जो वैल्यू क्या रह गई है, दे आर मियरली एक टोल कलेक्शन या टैक्स कलेक्शन मशीनरी बन के रह गए। तो ऑब्वियसली रिजेंटमेंट होगी। और वो जब से ये प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करते हैं, मून पे लैंड करते हैं, SCO की बात करते हैं, G20 की बात करते हैं, हमारा जो रवैया है यूक्रेन रशियन वॉर में, या हमारा जो रवैया है अफगान वॉर में, उसकी बात करते हैं, तो वो कहते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप गिलगित बाल्टिस्तान में आते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं आता। पहले वो नॉर्दर्न एरियाज कहते थे, आर्मी कंट्रोल करती थी। अभी वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की मात्र की ही चीज है। और वो लोग क्या है कि उनको रोटी खाने के लिए अगर आटा चाहिए तो वो भी उनके पास नहीं है। वो भी अगर मान लो वो कहते हैं 100 क्विंटल हमने भेजा है, 10 क्विंटल ही गया होता है, और वो भी लोगों को लूटना पड़ जाता है। फिर उसके बाद जितनी भी पावर जनरेशन है, डैम्स बने हैं, 5-6-7 डैम्स हैं, चाइनीज की मदद से भी बने हैं सिंध रिवर के ऊपर, उनकी सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड होती है वो जाती है पाकिस्तान में। इनको मिलती कोई 1% 2% है, और वो भी टैरिफ जो है वो 15 रुपए 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो वो तो दुखी हैं। और उनके सारे रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, उनके मिनरल्स, जो भी उनकी चीजें हैं वो सब उनको दी जा रही हैं। और अभी चाइनीज के साथ मिलकर उन्होंने बोला, चाइनीज जो नेशनल्स हैं, कि वो लोकल फीमेल से शादी करो, वो भी जबरदस्ती डेमोग्राफिक चेंज करवाई जा रही है। तो नेचुरली वो सड़कों पे आएंगे, इसलिए वो नारे लगा रहे हैं, आर पार जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो। तो ये सब चीजें हैं। और फिर वो कहते हैं हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो, फिर वो कहते हैं कि आप हमें मदद करिए। अब उसी तरह से बलोचिस्तान वाले, वो नैला इब्राहिम क्या नाम था लेडी का, जो उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट इन एग्जाइल की, वो हमारे भारत में पिछले साल मेरे ख्याल में 15 दिन रही। वो मोदी जी के आगे हाथ जोड़ती रही कि आप हमारी मदद करिए, ट्रुप्स दीजिए, हमें कॉन्कर करने दीजिए, हमें इंडिपेंडेंट कंट्री बनाइए। तो खैर हम इस वक्त नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम एक अप स्विंग के ऊपर हैं। ना हम पुअर कंट्री हैं, ना हम रिच कंट्री हैं, हम बीच में फ्लक्स में हैं। जब हम यहाँ पुअर होते तो शायद ये वाली गुस्ताखी हम कर देते, या रिच होते तो अमेरिका की तरह दादागिरी हम ये भी कर देते। आज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वेरियस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से। और इनको लेने का तरीका है या पॉलिटिकल हो सकता है, आज की डेट में कोई उसका बनने का तरीका नहीं है। मिलिट्री, आई एम अ मिलिट्री मैन एंड आई वुड टेल यू द राइट थिंग। इतना आसान नहीं है किसी कंट्री के ऊपर जाके ऑक्यूपाई करना।
और हालांकि ये हमारा है, लिबरेट कराना है इसको किसी तरीके से, तो इसको भी हम थोड़ा सा पीछे रखेंगे। जहां तक डिप्लोमेसी का सवाल है, वहां पे कोई बात बन सकती है, उसके लिए कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे इनको। और उसमें भी मैं ये कहूंगा, डिप्लोमेसी में भी आज भी अभी कोई ये 10 दिन पहले की बात है, ये चाइना की तरफ से एक प्रपोजल आया है। हालांकि पाकिस्तान को पता चल गया कि सीपेक जो है ये कोई सक्सेस नहीं है, क्योंकि अगर $1 लगता है किराया सुएज कैनाल से वाया इंडियन ओशन थ्रू दी साउथ चाइना सी टू चाइना गुड्स पहुंचाने के लिए, तो इस सीपेक में $68 है, दैट इज द कॉस्ट। हाँ, टाइम वाइज आप ऑलमोस्ट 16 दिन की जर्नी रोकते हो। और साथ में इंडिया ने ऑलरेडी, पहले तो अगर आपने सुना ही होगा, अभी शायद इजराइल वार स्टार्ट नहीं होती तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर तैयार होता, ठीक है। अभी ऑलरेडी बात शुरू हो गई है ईरान के साथ इंडिया की कि हम छाबार जो हमारा पोर्ट हमने ईरान में हमने बनाया है, उसकी जो पहले अलाइनमेंट थी ज़ाहिदीन रेलवे लाइन थ्रू अफगानिस्तान, अब वो भी खत्म हो गई, पर अफगानिस्तान ने एक और रूट बता दिया है जो पुराना 75 में बनाया था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, तो उससे सीपेक को खतरा हो गया। तो अब चाइनीज थिंक टैंक की तरफ से ये एक कहते हैं ना, एक शुरली छोड़ी है कि भाई इंडिया और चाइना अगर दोस्त बन जाएं तो हम सारे रूट्स जो सेंट्रल एशिया के हैं वाया प्रेजेंट डे जम्मू एंड कश्मीर से निकालें। और चूंकि मार्केट्स बड़ी हैं, चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब है, एक दूसरे के अगेंस्ट जाने के बजाय अगर मिल जाएं तो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ब्रिट साहब, एक सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है पीओजे, बिल्कुल भारत के साथ मिलना चाहता है, और कश्मीर को पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसकी सारी राजनीति उसी के ऊपर चल रही है। और दूसरी तरफ से चाइना जो है आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ा रहा है कि ऐसा ना हो हम मिलिट्री की तरफ सोचते रहेंगे, मिलिट्री नहीं कर सकते, डिप्लोमेसी बात नहीं हो पा रही किसी किस्म की, तो कल को कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर जो है पीओजे के है वो चाइना के हाथ में चले जाए। देखिए, विली निली अगर आप देखें जो चाइना का कॉरिडोर जो हम बात कर रहे हैं, तो ये कॉरिडोर ऐसा नहीं है कि कोई 1 किलोमीटर का कॉरिडोर है या रेलवे लाइन, रोड्स और क्या बोलते हैं फाइबर केबल चल रहा है, ये बीच में इसकी लैटरल्स भी हैं। तो वो जहां जहां चाइनीज हैं, अभी आपने देखा होगा, सुना होगा, चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर तो वही कर अटैक होता है। पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान पुलिस चाइनीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो चाइनीज ने अपने ट्रुप रखे हुए हैं। चाइना के ट्रुप ऑलरेडी यहाँ हैं, चाइना के ट्रुप यहाँ ऑलरेडी हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाती है, चाहे वो पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढे या मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढे। इसलिए डिप्लोमेसी में मैं कह रहा हूँ एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये जो इन्होंने जो प्रपोजल दिया है, मैं नहीं बोल रहा कल हो जाना है, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि इट विल हैपन, बट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। तो चाइना विली निली आज की डेट में, चाहे वो पीओजे के है या बलोचिस्तान है, चाहे उनका वो नीचे अपना ये ग्वादर पोर्ट है, वो विली निली टेरिटरी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय चाइनीज, इसमें कोई शक नहीं है। स्लो पॉइजनिंग है, पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दिमाग की तरह कमजोर होता जाए और एक दिन खुद ही कहे भैया ले लो, हमारी स्थिति संभल नहीं जा रहा। जैसे श्रीलंका में हुआ है हम्बन तोता 99 ईयर्स की लीज पे, इट्स अ चाइनीज टेरिटरी, तो वहां पे हमने रोका आगे। वो उनका कोलंबो में भी कोई स्टेक थी, फिर हमारे जो ईस्टर्न आइलैंड्स हैं उनमें भी स्टेक थी, वाटर टैंक्स की, इलेक्ट्रिक जनरेशन की, वो हमने श्रीलंका को बोला कि आपने चाइना को नहीं देनी है, और वो मान गए। उसी तरह से पाकिस्तान में ऑलरेडी हो चुका है। अब कराची में भी चाइना जो है पाकिस्तान को 4 या 6 वॉरशिप्स और 4 से सबमरीन्स बना के दे रहा है, वो सब कराची में रहेंगी, एंड दैट इज अ थ्रेट टू इंडिया। वैसे तो ग्वादर कराची, उधर से इंडिया का बॉम्बे, और वहां पे छाबार, तो ये हम काउंटर बैलेंस करने की स्ट्रेटजी में रहते हैं। पर तो चाइना ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका है विली निली, जितनी भी उनकी पावर जनरेशन है वहां पे, जो आपने देखा होगा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के टाइम पे एक बहुत बड़ा स्कैम था वो, यानी कि जो चीज 3 रुपए में बिकनी चाहिए थी वो 15 रुपए में ऑलरेडी बिक रही है। और जो लोन्स दिए, चाइना ने पाकिस्तान को ग्रांट नहीं दी, कोई मदद नहीं दी, उन्होंने लोन दिए हैं ऑन वेरी अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो ऐसा कुछ जैसे हमबंद होता जैसी चीज है, ये पाकिस्तान में बड़ी नियर फ्यूचर में होने वाली है। बांग्लादेश में टाइम लगेगा, शायद ना हो, म्यांमार में भी शायद होने वाली है, और ऐसे छोटे छोटे कंट्री, मॉलडीव्स में ये भी कुछ उसी तरफ जा रहे थे, अब समझ गए हैं शायद, लेट्स सी क्या होता है। बट चाइना की पैठ बढ़ रही है और पाकिस्तान इज अंडर रियली इन अ वेरी वेरी डायर स्ट्रेट्स। तो आने वाले समय बताएगा कि भारत के अंदर कितनी मजबूत सरकार बनती है और किस तरह से
उसके आगे पॉलिसी होती है, क्योंकि जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें वहाँ के हालात तो दिन दिन बिगड़ते जा रहे हैं और उनको ये भी डर है, ये डर है उन सभी के लोगों को बैठा हुआ कि भारत में जो भी सरकार आएगी मजबूत सरकार आएगी। पिछले 10 साल से उन्होंने देख लिया है क्या हालात बने हैं, कितने हालात बदले हैं। तो आने वाले दिनों को चुनाव यहाँ हो रहे हैं, इंतजार रिजल्ट का वो कर रहे हैं। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।